पिछली क्लास में हमने टी.एस. इलियट के जो परंपरा और वैयक्तिक प्रज्ञा का जो सिद्धांत है, ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट, इसको हमने पढ़ा था। आज की क्लास में हम वस्तुनिष्ठ सहसंबंध, ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन नामक उनका जो सिद्धांत है, जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे। टी.एस. इलियट के बारे में अब मुझे यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका जो परंपरा और इंडिविजुअल टैलेंट नामक जिस सिद्धांत के बारे में मैंने आपसे बात की है, वहां मैंने इनके बारे में आपको बताया हुआ है। आगे बात समझ में। आज हम ये समझेंगे कि वस्तुनिष्ठ सहसंबंध से उनका क्या मतलब। ये जो सहसंबंध है, ये सहसंबंध किसके बीच में है और किन माध्यमों से है। तो दरअसल यह सहसंबंध जो है वह पाठक और कवि के बीच के संबंध की वो बात कर रहे हैं कि कैसे कवि द्वारा लिखी गई जो बातें हैं, कवि द्वारा प्रस्तुत जो विचार है, जो संवेदना है, वह किन माध्यमों से पाठक तक पहुंचता है, कैसे वह पहुंचता है। इसी प्रक्रिया पे इनका जो चिंतन है उसे हम वस्तुनिष्ठ सहसंबंध कहते हैं, जिसकी आगे हम विस्तार से व्याख्या करेंगे। ठीक है, इस विषय को खोलने के लिए पहले मैं आपसे कुछ सामान्य बातें जो इस विषय से बहुत जुड़ी हुई हैं वो करना चाहूंगा, फिर हम विषय की तरफ प्रवेश करेंगे। ठीक है, आप सब जानते हैं या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जब कभी कोई कवि या लेखक किसी खास विषय पे लिखने के लिए प्रवृत्त होता है, किसी खास विषय पे अपनी लेखनी चलाता है, तो उस विषय पर लेखनी चलाने के पहले कोई एक खास प्रेरक तत्व होता है, कोई एक खास मूल बिंदु होता है, कोई एक खास विषय होता है जो विषय उसको लिखने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। लेकिन जब वह लिखना आरंभ करता है तो आरंभ से लेकर अंत तक और भी बहुत सारी बातें, और भी बहुत सारे विचार, और भी बहुत सारी संवेदनाएं उस रचना में क्या होती हैं, समाहित होती चली जाती हैं। ठीक है ना। इस प्रकार आप देखें कि एक मूल भाव होता है, एक मूल प्रेरक तत्व होता है जो कवि या लेखक को प्रेरित करता है लिखने के लिए। लेकिन जब वह लिखता जाता है तो उसमें और भी बहुत सारे भाव, और भी बहुत सारे विचार, कल्पना, चिंतन, तमाम तरह की चीजें उसमें जुड़ती चली जाती हैं, है ना। एक बड़ा खूबसूरत उदाहरण देकर मैं आपको इस बात को समझाना चाहूंगा। आप सब वाल्मीकि रामायण के बारे में जानते हैं। वाल्मीकि रामायण जो लिखा महर्षि वाल्मीकि ने, उसके प्रेरक तत्व के बारे में आप जानते हैं कि नहीं? कब लिखा, क्यों लिखा, किन परिस्थितियों में लिखा? दरअसल इसके पीछे जो कहानी आती है वो कहानी यह है कि एक बार महर्षि वाल्मीकि टहल रहे थे, तब तक उन्होंने देखा कि एक क्रौंच और एक क्रौंची जो पक्षी हैं, दोनों एक दूसरे को प्रेम कर रहे थे, चूम रहे थे, आलिंगन कर रहे थे, खेल रहे थे। और उस दृश्य को देखकर वो अत्यंत आनंदित हो रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक शिकारी का तीर आता है और वह तीर जाकर जो नर पक्षी है, क्रौंच, उसके कलेजे में लगता है और वह पेड़ से नीचे गिरकर धाराशायी हो जाता है। वो छटपटाने लगता है और छटपटाते छटपटाते उसकी मौत हो जाती है। और जब वह छटपटा रहा होता है दर्द से, तो क्रौंची जो उसकी प्रेमिका है, जो उसकी पत्नी है, वह उसके पास आ जाती है और बिलख बिलख कर रोती है, सिसक सिसक कर रोती है। और उसका जो दर्द है, उस क्रौंची का, उस मादा पक्षी का जो दर्द है, उसकी जो करुणा है, उसकी जो मार्मिकता है, उस मार्मिकता को देखकर महर्षि वाल्मीकि के मुख से एक श्लोक निकलता है, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वते क्षमा यत् क्रौंच मिथुनादेक मौधे काम मोहितम। कि प्रेम में पड़े इन दो जो युगल जोड़े हैं, उनका बिछड़ जाना एक ऐसी मर्मांतक पीड़ा महर्षि वाल्मीकि के अंदर पैदा करता है कि वो रामायण की रचना कर देते हैं। अब ध्यान दें इस बात पे, प्रेरक तत्व क्या थे? क्रौंच और क्रौंची का बिछड़ जाना। लेकिन रामायण में कितनी ही बातें, कितने ही प्रसंग, कितने ही विषय एक साथ आते हुए दिखाई देते हैं। तात्पर्य यह है कि कवि किसी एक मूल प्रेरक तत्व से प्रभावित होता है, प्रेरित होता है, लेकिन जब वह रचना में आद्योपांत आगे बढ़ता है तो भाव, विचार, संवेदना और भी बहुत सारी चीजों का उसमें संगुम्फन या विलयन हो जाता है। ठीक है ना। अब कहने की आवश्यकता नहीं है कि भाव, विचार, ये सभी जो चीजें हैं वो अमूर्त हैं, इनटेंजिबल हैं, यानी कि इनको हम छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। इन्हें हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि कवि जिस भाव को, जिस विचार को, जिस संवेदना को महसूस कर रहा है,
उस संवेदना को, भाव को, विचार को पाठक तक कैसे पहुंचाए। वह विचार, वह संवेदना, वह अनुभूति जो कि अमूर्त है, इनटेंजिबल है, उसे पाठक तक कैसे पहुंचाया जाए। अब देखिए, भाव, विचार, ठीक है, या संवेदना कोई वस्तु तो है नहीं, मोबाइल फोन तो है नहीं कि यहां से उठाया, कवि ने यहां से उठाया और पाठक की जेब में डाल दिया। ऐसा संभव नहीं है, वस्तु नहीं है, एहसास है, फीलिंग्स है, भावनाएं हैं। तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन, ये जो वस्तुनिष्ठ सहसंबंध है, वो यही कहता है कि कवि कुछ परिस्थितियों का सहारा लेता है, कुछ घटनाओं का सहारा लेता है, संवादों का सहारा लेता है, पात्रों का सहारा लेता है, शब्द का सहारा लेता है, वस्तु विधान का सहारा लेता है, और इन तमाम माध्यमों से वह अपने विचार को, अपनी अनुभूति को, अपनी संवेदना को पाठक के हृदय तक पहुंचा पाता है। यह जो प्रक्रिया होती है, यही वस्तुनिष्ठ सहसंबंध की प्रक्रिया होती है। सहसंबंध मतलब पाठक और कवि के बीच में एक संबंध स्थापित हो रहा है। वो जो अनुभव, वो जो भाव, जो अमूर्त है, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जो कवि के भीतर है, वस्तु विधान के माध्यम से, प्रतीक के माध्यम से, शब्द के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से, घटना के माध्यम से, किसी तरह से कवि भावक यानी कि पाठक, श्रोता या दर्शक के हृदय और चित्त में स्थापित कर सके। यही जो संबंध है कवि और पाठक के बीच में, इस संबंध को हम कहते हैं वस्तुनिष्ठ सहसंबंध या ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन। आई बात समझ में? अब उदाहरण, आप सब जानते हैं कि हॉरर फिल्में हम देखते हैं, ठीक है ना। हम सब लोग हॉरर फिल्में देखते हैं सिनेमा हॉल में। हमें मालूम है कि हॉरर फिल्में हैं, हम बैठ भी गए और हमें मालूम है कि ये फिल्म क्या है, हॉरर है, डरावनी फिल्म है। लेकिन उस कथ्य को, उस संवाद को ऐसे दृश्यों से दिखाया जाता है कि जो दिखाने वाला डायरेक्टर है, निर्देशक है, वो सच में आपको डरा देता है। आप सच में उस डर को अपने भीतर क्या करते हैं, महसूस करते हैं। यही भाव, यही विचार, यही तत्व कहलाता है ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन, ठीक है ना। और इसी प्रश्न का समाधान करने के लिए, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि कवि की जो अनुभूति है, कवि की जो संवेदना है, कवि की जो कल्पना है, कवि के जो विचार है, कवि के भीतर जो चिंतन है, उसे, उसका विस्थापन कैसे पाठक या दर्शक के भीतर किया जाए, यही जो सिद्धांत है, यही जो चिंतन है, इसे हम वस्तुनिष्ठ सहसंबंध कहते हैं, ठीक है ना। अब बात तो सही है कि अमूर्त का संप्रेषण नहीं हो सकता है, छुआ नहीं जा सकता है। मैंने उदाहरण भी दिया कि उठाकर रखा नहीं जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है, प्रतीकों के माध्यम से, परिस्थितियों के माध्यम से, घटना सूत्र के माध्यम से जो विशिष्ट भाव है, उस विशिष्ट भाव को जब हम पाठक या दर्शक के मन में स्थापित करने में कामयाब हो पाते हैं, यानी कि कवि जब कामयाब होता है, तो इसी प्रक्रिया को हम वस्तुनिष्ठ सहसंबंध की प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब आप याद करिए भारतीय काव्य चिंतन का रस सिद्धांत, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। वाह, बहुत सुंदर लगा, ठीक है। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये चार तत्व है ना, ठीक है। अब इसमें आप मुझे बताएं, विभाव क्या है, विभाव किसे कहते हैं? जो स्थायी भावों को क्या करने हैं, जागृत करने का जो कारण हो, ठीक। जो स्थायी भावों को जागृत करने वाले जो कारक है, उसे हम क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। और कारक क्या है, परिस्थिति, ठीक है ना, शब्द विन्यास, भाव विन्यास। जैसे कि हमारे अंदर डर है, लेकिन अचानक हमारे सामने जंगल में शेर आ जाए तो वो डर क्या होगा, जागृत हो जाएगा, यानी कि वे कारक। अब आप ध्यान से देखेंगे तो टीएस इलियट का वस्तुनिष्ठ सहसंबंध है, वह कहीं ना कहीं विभाव से जुड़ता हुआ दिखाई देता है। यानी कि उन घटनाओं का सहारा लेकर, परिस्थितियों का सहारा लेकर, पात्रों का सहारा लेकर, संवादों का सहारा लेकर, कवि की अनुभूति से जब दर्शक जुड़ जाता है, उसका साधारणीकरण होने लगता है। देखिए, साधारणीकरण बार बार आ रहा है, पीछा नहीं छोड़ेगा वो, ठीक है ना। तो जब उसका साधारणीकरण होने लगता है, इसी साधारणीकरण की जो प्रक्रिया पैदा होगी, कवि और दर्शक के बीच जो एक रिश्ता बनेगा, यही है कोरिलेशन। वो कवि और दर्शक के बीच रिश्ता कैसे बन पाता है, उन शब्दों के माध्यम से, वस्तु विन्यास के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से। आई बात समझ में, ठीक है। जैसे कि
चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। अब कवि क्या कह रहा है? कवि उस नायिका के सौंदर्य को कह रहा है कि ये चेहरा है या चांद खिला है, ये जुल्फें इतनी घनेरी शाम जैसी हैं, ठीक है ना, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। अब सौंदर्य को वो बताना चाह रहा है, कैसे? फूलों की जो नाजुकता है, फूलों की जो कोमलता है, वह कोमलता तुम्हारे चेहरे की कोमलता है। अब देखिए, उस कोमलता का चित्रण जब पाठक सुनेगा या दर्शक सुनेगा तो उसके दिमाग में एक भाव उत्पन्न होगा कि उसका चेहरा फूलों जैसा कोमल है, नाजुक है। तो कवि जिन प्रतीकों का, जिन वस्तु विन्यासों का सहारा लेकर के उस भाव को जो अपने अंदर वह महसूस कर रहा है, उसी भाव को पाठक के अंदर महसूस करा पाने में जो यत्न करता है, जिस प्रक्रिया का सहारा लेता है, उसे हम वस्तुनिष्ठ सहसंबंध कहते हैं। आगे बात समझ में आसान है कि नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको इसमें, ठीक है ना? अब इसकी व्याख्या अगर हम करें तो 2-4-5 बातें हमें और स्पष्टता से समझने को मिल सकती हैं। पहली बात इसमें यह होगी कि भाव चूंकि अमूर्त होता है, इनटेंजिबल होता है, इमोशन को आप छू नहीं सकते, ठीक है। जैसे आप मुझे कहें कि सर आपके लिए हम बहुत सम्मान का भाव महसूस कर रहे हैं, तो मैं कहूं दिखाओ भाव कहां है, तो आप दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये टेंजिबल है, ठीक है ना, दिखा सकते हैं आप, ठीक है ना। और इनटेंजिबल अमूर्त है, जिसे आप छू नहीं सकते, जिसे आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो कहा भाव अमूर्त होता है। अगर इसकी व्याख्या करें तो हमें लगेगा कि भाव अमूर्त होता है, इसीलिए उसे किसी न किसी मूर्त वस्तु विधान से दिखाने की जरूरत होती है। चेहरा कैसा है? चांद जैसा है, ठीक है ना। आई बात समझ में? यानी कि ठीक है, उस सौंदर्य का बखान कर रहे हैं ना, तो सौंदर्य का व्याख्यान किससे कर रहा है? वह चांद से कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि तुलना करके या कुछ ऐसे वस्तु विन्यास या शब्द विन्यास से उस भाव को प्रकट करने की कोशिश होती है, की जाती है, ठीक है ना। दूसरी बात कि भाव और अभिव्यंजक वस्तु में ऐसा संबंध होना चाहिए कि उस वस्तु से वही भाव उत्पन्न हो, अर्थात कवि के भाव को पाठक के हृदय में वह भाव उपस्थित कर सके। बड़ी अच्छी कविता है एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, भिक्षुक। कवि लिखते हैं, वह आता पछताता पथ पर आता, दो टूक कलेजे के करता, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, वह आता पछताता पथ पर आता। एक भिक्षुक के भीतर के जो एहसास है, जो दर्द है, जो पीड़ा है, वह इस कविता में ध्वनित हो रही है। कैसे? शब्दों के माध्यम से, चित्र के माध्यम से। कैसे? पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक। भूख के मारे पेट और पीठ, ये नहीं कह रहा है कि भूख बहुत लगी है, ये कह रहा है पेट पीठ दोनों मिलकर है एक। सीधा मतलब है कि कई दिनों से खाना नहीं खाया, कई दिनों से भोजन नहीं किया है। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी, इतना गरीब है कि झोली भी पुरानी है, फटी है, झोली को फैलाता, वह आता पछताता पथ पर आता। एक कवि के भीतर एक भिक्षुक के दर्द की जो पीड़ा है, उसकी जो मर्मांतक वेदना है, उसकी जो विवशता है, उसकी जो मजबूरी है, उस मजबूरी को शब्दों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, बिंबों के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया। और यही जब प्रस्तुतिकरण दर्शक के हृदय में पहुंचा तो ये बन गया वस्तुनिष्ठ सहसंबंध, ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन। कवि की जो अमूर्त इनटेंजिबल फीलिंग है, वो इनटेंजिबल फीलिंग जो है, वही फीलिंग दर्शक भी क्या कर रहा है? महसूस कर रहा है। और यही विचार जो है वह ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन है, वस्तुनिष्ठ सहसंबंध है, ठीक है। एक और चीज है कि मूर्त विधान का कोई एक निश्चित रूप नहीं हो सकता है, ठीक है ना, बहुत सारी बातें इसमें हो सकती हैं। तो ऐसे में घटना का सहारा लेकर, परिस्थिति का सहारा लेकर, ठीक है ना, किसी वस्तु का सहारा लेकर कवि क्या करता है? उस अनुभूति को पाठक तक पहुंचाने की कोशिश करता है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि बाह्य वस्तुएं जो हैं, चाहे वह घटना हो, चाहे वह शब्द हो, बिंब हो, प्रतीक हो, वस्तु हो, वो सब पाठक और दर्शक के बीच एक
रिश्ता स्थापित करने के माध्यम के रूप में काम करती हैं। उन्हीं के द्वारा कवि और भावक एक भावभूमि पर खड़े हो जाते हैं। ठीक है, एक भावभूमि पर खड़ा होने का मतलब कवि ने जिस विचार और जिस भावना को कविता में प्रस्तुत किया, जिसे महसूस किया, वह भाव पाठक के अंदर भी चला गया और दोनों एक स्थान पे क्या हो गए, खड़े हो गए, एक भावभूमि पर खड़े हो गए। और आपको बता दूं कि इलियट का यह जो मूर्त विधान है, जिसे आप वस्तुनिष्ठ सहसंबंध भी कहते हैं, ये जो मूर्त विधान है, मूर्त विधान मतलब अमूर्त को मूर्त में बदलने की प्रक्रिया, इसलिए इसे मूर्त विधान भी कहते हैं। तो टीएस इलियट का यह जो मूर्त विधान का सिद्धांत है, ठीक है, वह इलियट ने सबसे पहले शेक्सपियर के नाटक हैमलेट की आलोचना में प्रस्तुत किया था। उन्होंने हैमलेट, जो बहुत महत्वपूर्ण नाटक है इनका शेक्सपियर का, उसके बारे में आलोचना में प्रस्तुत किया और कहा कि यह रचना एक तरह से असफल रचना है। असफल रचना यह है कि कवि के भीतर की जो अमूर्त भावनाएं हैं, अनुभूतियां हैं, संवेदनाएं हैं, वह ठीक ढंग से घटना, पात्रों, संवादों इत्यादि में अभिव्यक्त नहीं हो पाई है। इस तरह से अभिव्यक्त नहीं हो पाई है कि पाठक उससे पूरी तरह से तादात्म्य स्थापित कर ले। कहने का मतलब है कि साधारणीकरण नहीं हो रहा है। सीधे सीधे शब्दों में आप देखें तो साधारणीकरण नहीं करवाना चाह रहे हैं ना। तो वही बात हुई ना कि जो कारक है, जो भाव है, वह क्या हो, दर्शक के अंदर स्थापित हो जाए। लेकिन उस प्रक्रिया का वो जिक्र कर रहे हैं, वो उस माध्यम का जिक्र कर रहे हैं कि जिन माध्यमों से हो, यानी कि किस विभाव, ठीक है ना, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, उस कारक की वो बात कर रहे हैं, उन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं जिन फैक्टर्स से इंटेंजिबल इमोशंस जो है, वो इंटेंजिबल इमोशंस क्या किए जा सकें, दर्शक या भावक के हृदय में पैदा कर सकें। तो उन्होंने शेक्सपियर के नाटक हैमलेट की आलोचना की और कहा कि वहां भावों का समुचित संप्रेषण नहीं हो पाया है, जैसा मूर्त विधान अपेक्षित था। मूर्त विधान मतलब अमूर्त का मूर्त में परिवर्तन, जैसा मूर्त विधान अपेक्षित था वैसा वहां देखने को नहीं मिलता है। और उसी की आलोचना में उन्होंने विस्तार से इस सिद्धांत पे बात की। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि जैसा मूर्त विधान अपेक्षित है, यानी कि जो अनुभूति कवि व्याख्यायित कर रहा है, वह मूर्त विधान अगर दर्शक के अंदर नहीं जा पा रहा है, उससे दर्शक तादात्म्य स्थापित नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, भावों की अगर सम्यक अभिव्यक्ति नहीं हो पा रही है, तो वह रचना असफल मानी जाएगी, वह रचना फेल मानी जाएगी। इसलिए उन्होंने वस्तुनिष्ठ सहसंबंध नामक अपनी अवधारणा या सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि कवि के भीतर की जो अनुभूतियां हैं, संवेदनाएं हैं, भाव हैं, विचार हैं, जिन्हें छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उन्हें घटना, परिस्थितियों, संवादों, वस्तु विन्यासों, शब्द विन्यासों इत्यादि के माध्यम से इस सरलता से, इस कलात्मकता के साथ प्रस्तुत किया जाए कि वह अमूर्त भावनाएं जो है वह मूर्त रूप में भावक या पाठक के हृदय में भी पैदा हो जाएं और कवि और दर्शक दोनों एक ही तल पे आके खड़े हो जाएं। इसी प्रक्रिया को, इसी जुगत को, इसी युक्ति को टीएस इलियट वस्तुनिष्ठ सहसंबंध नाम देते हैं और यही उनका सिद्धांत है। आगे बात समझ में? और कुछ? अब ये मत सोचिए कि ये क्लास 50 मिनट की क्यों नहीं हुई, क्योंकि अब इसमें इतनी ही बातें हैं। ठीक है, ये क्लास 40 मिनट की क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई कि इसमें अब बातें करने के लिए और कुछ बचा नहीं है, बहुत सारी बातें इसमें नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको? ठीक है, नोट्स बना लीजिएगा, रोक दीजिए इसको।